हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डायनेमिक्स का चैप्टर प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और डेली लाइफ के अंदर भी हम इसका काफ़ी यूज करते हैं। प्रोजेक्टाइल का जो मीनिंग है हमारे पास क्या है कि जैसे हमारे पास ये कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल को हमने ऐसे थ्रो किया, इस पार्टिकल को मान लो हमने यहाँ से ऐसे थ्रो किया, इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो पाथ है वो इस टाइप का होगा हमारे पास। उसके लिए कहाँ पे जाएगा, ग्राउंड पे जाके गिरेगा। तो इसका जो ये पाथ बनता है उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि वो जो पाथ होता है उस पाथ की इक्वेशन क्या होती है। किसी टाइम टी के ऊपर मान लो पार्टिकल यहाँ पे है, जैसे हमने उसको ऐसे थ्रो किया, किसी टाइम टी के ऊपर पार्टिकल यहाँ पे है, तो इस पॉइंट पर पार्टिकल की क्या वेलोसिटी है, क्या उसकी एक्सेलरेशन है, ये चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि उसके क्या क्या होगा हमारे पास है। तो देखो कि जैसे हमारे पास क्या है कि ये मान लो हमारे पास क्या एक्स एक्सिस है, ओ एक्स इट द ओ वाई, ये हमारे पास क्या एक्स वाई प्लेन है। यहां से हमने कोई पार्टिकल थ्रो किया, अगर हम उस पार्टिकल को थ्रो करेंगे तो कोई ना कोई हम उसको वेलोसिटी देंगे और किसी ना किसी एंगल पर थ्रो करेंगे, क्योंकि पार्टिकल हम ऐसे ऊपर भी थ्रो कर सकते हैं तो एंगल कुछ और होगा, ऐसे थ्रो करते तो एंगल कुछ और होगा। उसको हम कम वेलोसिटी भी दे सकते हैं, ज्यादा वेलोसिटी भी दे सकते हैं। तो जैसे हमारे पास क्या है, ये कोई पॉइंट ओ है, यहां से हमने एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया, यहां से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया इस टाइप से। उसके बाद वो आके कहां पे गिरेगा, ग्राउंड पे आके गिरेगा। यानी शुरू में हमने उसको यहाँ पर वेलोसिटी जो दी वो मान लो हमने दी u, इट द वेलोसिटी ऑफ u, और उसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था, जिस एंगल पर हमने इसको प्रोजेक्ट किया वो एंगल मान लो क्या है हमारे पास, अल्फा है। यानी ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट द पॉइंट o विद इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल ऑफ अल्फा, कि अल्फा एंगल पर हमने उसको प्रोजेक्ट किया। अब हमें ये चेक करना है कि इसका जो पाथ है वो क्या होगा। वैसे तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो पाथ है वो किस टाइप का है, पैराबोलिक टाइप का है, लेकिन अब हम मैथमेटिकली इस चीज को प्रूव करेंगे कि इसका जो पाथ है हमारे पास क्या होता है, पैराबोलिक होता है। और हम ये भी बता सकते हैं कि पार्टिकल जैसे यहाँ पे है तो इस पॉइंट पर उसकी क्या वेलोसिटी है, इस पॉइंट पर उसकी क्या वेलोसिटी है, इस पॉइंट पर उसकी क्या वेलोसिटी है, इस पॉइंट का जो कंपोनेंट है वो क्या होंगे, ये सारी चीजें हम उसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने मान लिया कि किसी टाइम टी के ऊपर जो पार्टिकल है वो पी पोजीशन के ऊपर है और पी के जो कोऑर्डिनेट है मान लो हमारे पास क्या है, एक्स और वाई है। ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो एक्स है और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास क्या है, वाई है। और यहां से हमने जो पार्टिकल थ्रो किया उस पार्टिकल का जो मास है वो हमने मान लिया स्मॉल m, यानी मास ऑफ पार्टिकल, कि पार्टिकल का जो मास है वो हमारे पास कितना है, स्मॉल m। पार्टिकल का जो मास हो कितना है, स्मॉल m है। ठीक है। अब जो पार्टिकल है मान लो t टाइम के ऊपर पार्टिकल यहां इस पोजीशन के ऊपर है, यानी p पॉइंट के ऊपर है। अब p के जो कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है, एक x है और एक हमारे पास क्या है, y है। इट इज द x कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, द y कंपोनेंट अलोंग द y एक्सिस। तो हमारे पास ये होगा। अब देखो बच्चों हमारे पास ये होती है जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे हमारे पास ये m इनटू में d2x अपॉन में dt स्क्वायर, इसका क्या मीनिंग हुआ। अब हमें पता है कि ये जो चीज है ये हमारे पास क्या है, मास है। और हमें पता है कि अगर हम x के जो चेंज है वो अगर हम 2 बार करते हैं, x क्या है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, उसके अंदर हमने 2 बार उसका डेरिवेटिव किया है तो हमें क्या मिलती है, एक्सेलरेशन मिलती है। इसका मतलब ये हुआ ये जो चीज है ये हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है। ये हमारे पास क्या, मास है। और हमें पता है बच्चों मास इनटू में जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारे पास क्या होता है, फोर्स होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज द फोर्स, ये हमारे पास क्या है, फोर्स है। अब बात आती है कि यहां पर हमने जो चेंज लिया है वो हमने किसके अंदर चेंज लिया है, एक्स के अंदर चेंज लिया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि m इंटू में d2x by dt स्क्वायर का मतलब ये हुआ इट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स। और ये जो फोर्स है ये सिर्फ किसमें है, x डायरेक्शन के अंदर है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है वो अलोंग दिस डायरेक्शन, कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स है। अब ये बताओ बच्चों कि अगर हम किसी पार्टिकल को ऐसे फ्रीली छोड़ते हैं तो उसके ऊपर क्या क्या फोर्स लगता है। जैसे मान लो वो पार्टिकल ऐसे हमने ऐसे ऐसे कोई पार्टिकल थ्रो किया, यानी वो ऐसे ऊपर गया, तो हमें पता है कि कोई भी पार्टिकल अगर हवा में मूव कर रहा है
तो वो जो पार्टिकल वो नीचे की तरफ आता है, और नीचे की तरफ क्यों आता है, ग्रेविटी के कारण आता है हमारे पास है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उस पार्टिकल के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लगता है, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का मीनिंग सभी बच्चों को पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा कहां पे होता है, अलोंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होती है, mg। तो ये हमारे पास होती है मास इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी हमारे पास ये होता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पार्टिकल को अगर हम फ्रीली छोड़ते हैं तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लगता है, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से बॉडी नीचे की तरफ आती है हमारे पास है। यानी मास इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। अब यहां से देखो, अब यहां पर हम बात करें मास इनटू में d2x अपॉन में dt स्क्वायर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन। लेकिन हमें पता है कि इस बॉडी के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लगता है, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस डायरेक्शन में इस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर जैसे हमने ये डिस्कस किया m इंटू में d2y अपॉन में dt स्क्वायर, अब हमें पता ये क्या है, मास है, और ये क्या है, एक्सेलरेशन है। और हमें पता ये जो एक्सेलरेशन है ये किस डायरेक्शन में है, y वाले का, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज है ये हमारे पास क्या है, फोर्स है अलोंग दिस डायरेक्शन, यानी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन हमें पता है जो mg है वो कहां पे है, नीचे की तरफ है, क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है कौन सा लग रहा है, mg लग रहा है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू माइनस के mg, क्योंकि हमें पता है जो mg है वो भी y डायरेक्शन में होता है, और ये भी हमारे पास क्या है, y डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन ये फोर्स क्या है, डाउनवर्ड है, और ये हमने जो लिया है वो हमने क्या लिया, ऊपर की तरफ लिया है, क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे y हमारे पास बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम हो रहा है तो y की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, इसकी डाउनवर्ड है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया हमारे पास है। तो दिस द इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। तो बच्चों ये दो इक्वेशन समझ में आई, बड़ी ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इन्हीं के ऊपर हमने काम करना है अभी। तो यहां से हमारे पास क्या m, और ये क्या है, एक्सेलरेशन है, यानी इसका मतलब फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन। लेकिन हमें पता है कि किसी भी पार्टिकल को हम जैसे अगर ऐसे भी छोड़ते हैं तो हमें पता है जो पार्टिकल है वो हमेशा कहां जाता है, नीचे की तरफ जाता है, यानी इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लगता है, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर यानी इसका मतलब ये हुआ एक्स डायरेक्शन में उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता, इसका मतलब क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 0। और यहां से m इनटू में d2y अपॉन में dt स्क्वायर का मतलब फोर्स अलोंग द y डायरेक्शन, और y डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ कौन सा लग रहा है, mg लग रहा है। लेकिन mg डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, इसलिए हमने यहां पर क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, कि मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे लेकिन डायरेक्शन दोनों की होगी, अपोजिट होगी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। m 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब ये हुआ d2x by dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, दिस इज इक्वल टू 0। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा dx by dt इज इक्वल टू 0 का जो इंटीग्रेशन 0 होगा, प्लस ये कितना हो गया, c1, ये आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो m से m कैंसिल, तो यहां से आएगा dy अपॉन में dt इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस के g, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे t, प्लस ये कितना होगा, c2। अब हम क्या करते हैं, इस C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब C1 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं। अब देखो व्हेन t इज इक्वल टू 0, जब t की वैल्यू 0 है, यानी इनिशियल कंडीशन मतलब ये हुआ कि यहां पर कंडीशन क्या होगी। अब ये बताओ, जब t की वैल्यू 0 है तो dx by dt का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन, कि x डायरेक्शन में उसकी जो वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि dx by dt क्या होती है, वेलोसिटी होती है अलोंग x डायरेक्शन। और हमें पता है जब t 0 है तो हमें पता है कि इसके अलोंग जो वेलोसिटी है वो कितनी है, u है। लेकिन हमें जो वेलोसिटी लेनी है वो किसके अलोंग लेनी है, x डायरेक्शन में लेनी है। तो इस u को क्या कर दो, यहाँ पे रिजोल्व कर दो, तो कितना आ जाएगा, u cos ऑफ अल्फा। तो हमारे पास ये होगा, क्योंकि हमें पता जिस साइड एंगल होता है वहां पर क्या था, cos आता है, तो u cos अल्फा। यानी इसका जो ये हुआ कि जो dx by dt है वो कितना होगा, u cos अल्फा होगा। इसी तरह अब ये बताओ बच्चों कि जब t 0 है तो जो dy by dt है वो क्या होगा, यानी t 0 का मतलब कि वो इस पॉइंट के ऊपर है, तो वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द y डायरेक्शन, यानी अलोंग दिस डायरेक्शन। अब यहां पर हमें पता u cos अल्फा है, तो इस साइड कितना होगा, u sin अल्फा, या दिस इज इक्वल टू u sin अल्फा।
अब हम इन कंडीशन का यूज करके क्या करेंगे, C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो रखो, जब t 0 है तो dx/dt कितना है, u cos अल्फा। तो यहां पर आ जाएगा u cos अल्फा इज इक्वल टू C1। इसका जो C1 है वो हमें क्या मिल गया, u cos अल्फा मिल गया। इसी तरह जब t 0 है तो dy/dt कितना है, u sin अल्फा। तो यहां पर हो जाएगा u sin अल्फा इज इक्वल टू t कितना 0, ये 0 हो जाएगा, ये आ गया C2। तो C2 की जो वैल्यू कितनी आ गई, u sin अल्फा। तो C1 आया u cos अल्फा, C2 कितना है, u sin अल्फा। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहां से हमें मिलेगा dx/dt इज इक्वल टू u cos ऑफ अल्फा, और जो dy/dt है वो हमारे पास कितना होगा, दिस इज इक्वल टू माइनस के gt प्लस ये कितना होगा u sin अल्फा। तो इट द वैल्यू ऑफ dx/dt एंड dy/dt। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाल सकते हैं अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड अलोंग वाई डायरेक्शन। तो ये क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन किसी भी पॉइंट के ऊपर, और ये क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग वाई डायरेक्शन। लेकिन देखो इसमें एक चीज दिखाई दे रही है ऊपर वाले में, जो u है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है तो ये फिक्स है, जो अल्फा है वो भी हमारे पास क्या है, फिक्स है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस पॉइंट के ऊपर बात करें, इस पॉइंट पर बात करें, इस पॉइंट पर बात करें, इस पॉइंट पर बात करें, तो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है अलोंग एक्स डायरेक्शन वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो हमेशा सेम रहता है। इसका जो dy/dt है उसके अंदर क्या है, u फिक्स है, अल्फा फिक्स है, g फिक्स है, लेकिन t फिक्स नहीं है। कि जैसे जैसे हम t को चेंज करेंगे, जैसे 1 सेकंड में यहाँ पे, 2 में यहाँ पे, 3 में यहाँ पे, 4 में यहाँ पे, जब जैसे जैसे t चेंज होगा dy/dt क्या होगा, चेंज होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग y डायरेक्शन t के अकॉर्डिंग क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। लेकिन वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस इज ऑलवेज फिक्स, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, u cos अल्फा होगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसकी हेल्प से हम किसी भी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाल सकते हैं। जैसे कि इस पॉइंट पे निकाले, इस पॉइंट पे निकाले, इस पॉइंट पे निकाले, अलोंग x डायरेक्शन एंड अलोंग y डायरेक्शन। तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि किसी भी पॉइंट है उसके कंपोनेंट क्या होंगे, यानी x और y की वैल्यू क्या होगी, वो भी हम निकाल सकते हैं। तो ये dx/dt कितना है, u cos अल्फा है, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू कितना होगा, u cos अल्फा, ये तो कांस्टेंट है, तो 1 का कितना हो जाएगा t प्लस ये कितना हो जाएगा c3। तो ये आ गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस के g कितना होगा t² प्लस ये कितना होगा u sin अल्फा, कांस्टेंट है, 1 का कितना होगा t प्लस ये कितना हो गया c4। अब हम क्या करते हैं, c3 और c4 की वैल्यू निकालते हैं कांस्टेंट की। अब ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वही अब हम क्या करेंगे, x के ऊपर t के ऊपर कंडीशन लगाएंगे। अब देखो बच्चों, जब t 0 है तो पार्टिकल यहाँ पे है, जब पार्टिकल यहाँ पे है तो x की जो वैल्यू वो कितनी है, 0 है, क्योंकि दिस द ओरिजिन, ये 0 0, तो x वैल्यू कितनी है, 0 है। इसका जो y की वैल्यू है वो भी हमारे पास कितनी है, 0 है। तो पुट कर दो, x की 0, x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना t की 0, तो ये फैक्टर भी 0, यानी c3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह जब t 0 है, जब t 0 तो y कितना है, 0, तो y की 0, t की 0, t की 0, तो यहां से कितना आ गया, 0 इज इक्वल टू c4। तो c4 की जो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि c3 भी 0 है, c4 भी 0 है, तो दिस वैल्यूज आर 0 एंड 0, तो हमारे पास ये हो जाएगा इट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये हमारे पास क्या है, x और y। यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पॉइंट के ऊपर हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं कि उस पर x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, और हमें कितने टाइम पीरियड बाद निकालना है। यानी अगर हमें t के बारे में पता है, ये चीजें पता तो हम x निकाल सकते हैं, t के बारे में पता है, u पता, अल्फा पता है, तो हम y निकाल सकते हैं। यानी हम किसी भी पॉइंट के ऊपर x और y के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कंडीशन ये है कि हमें टाइम के बारे में पता होना चाहिए, कितने टाइम पीरियड बाद हमें निकालना है। तो ये हमारे पास क्या होगा कि किसी भी पॉइंट पर हमारे पास क्या है, ये कंपोनेंट है, और ये क्या है, किसी भी पॉइंट के ऊपर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसका जो कंपोनेंट है अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड अलोंग वाई डायरेक्शन। तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसका जो पाथ हो वो क्या होगा। वैसे तो हमें दिखाई इधर की जो पाथ हो वो क्या है, पैराबोला है, लेकिन हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। अब हमें पता है कि यहाँ पर जो x है वो t का फंक्शन है और जो y है वो भी t का फंक्शन है, तो ये भी हमारे पास क्या है, पाथ की इक्वेशन है, लेकिन ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है। और पैरामीट्रिक फॉर्म में हम इतने अच्छे कंफर्टेबल नहीं होते कि हम ये बता सकें कि ये पैराबोला की इक्वेशन है या नहीं है हमारे पास है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर चेंज करते हैं, एक्स वाई की फॉर्म के अंदर चेंज करते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो पैरामीटर t है वो हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो देखो पैरामीटर t को हम कैसे रिमूव करते हैं वो देखो।
ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में हम इसलिए चेंज कर रहे हैं, जैसे कोई कहते हैं हमारे पास x इजिकल टू a cos थीटा और y इजिकल टू a sin थीटा, है ना। तो बच्चों तुम इसको देख के ये नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें बच्चे पैरामीट्रिक फॉर्म में इतने कंफर्टेबल नहीं होते कि ये किसकी इक्वेशन है। और वैसे हमें पता है कि अगर हम इसको ऐसे कर दें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा ए स्क्वायर, तो इसको देखते ही बता देंगे किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की इक्वेशन होती है। लेकिन पैरामीट्रिक फॉर्म इतने कंफर्टेबल नहीं होते। तो इसी तरह हमारे पास ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो इसको हम कार्टेशियन फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे। पैरामीटर टी को हम इसमें रिमूव करते हैं। अब टी को रिमूव करने का तरीका क्या है, यहां से हम टी की वैल्यू निकाल देते हैं। तो टी इक्वल टू कितना होगा, टी इक्वल टू एक्स अपॉन में यू कोस अल्फा, तो हमारे पास ये हो जाएगा। ये टी की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो यहां से आएगा वाई इक्वल टू यू साइन अल्फा इंटू में टी कितना है एक्स अपॉन में यू कोस अल्फा माइनस कितना जी बाय 2, टी स्क्वायर कितना होगा एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, ये आ जाएगा। u से u कैंसिल, तो यहां से आएगा y इक्वल टू एक्स टेंजेंट अल्फा माइनस के जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर ऑफ अल्फा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पता है कि x की जो पावर है वो हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर है, और y की जो पावर है वो हमारे पास क्या है ओड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि हमें पता है जो पैराबोला की इक्वेशन है वो इस टाइप की फॉर्म की होती है, जैसे x माइनस एच का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया माइनस के एल वाई माइनस के के, तो इस टाइप की होती है। वैसे बच्चों तुमने देखा है कि जैसे ये होते हैं x के इक्वल टू 4ay, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि हमें उसका वर्टेक्स 0 है, लेकिन अदरवाइज हमारे पास ये जो फॉर्म है वो हमारे पास ये होती है कि x की जो पावर है वो 2 है और y के अंदर क्या है पावर 1 है, तो x के अंदर तो इक्वाड्रेटिक है और y के अंदर क्या लीनियर है। इसका मतलब इट रिप्रेजेंट द पैराबोला। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। यानी इसका मतलब ये हुआ इसका जो पाथ है वो हमारे पास क्या होगा पैराबोला होगा। तो ये हमने इसका पाथ भी डिस्कस कर दिया बच्चों। तो तुम्हें इसके अंदर ये x और y ये तुम्हें रिमेंबर रखने हैं, क्योंकि हम आगे वाले क्वेश्चनों में इन चीजों का यूज करेंगे हमारे पास। हाँ बच्चों, नेक्स्ट लास्ट लेक्चर अभी हमने किया है कि किसी पार्टिकल को हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया विद द वेलोसिटी ऑफ u एट एन एंगल ऑफ अल्फा। तो किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल जो वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन ये होता है, अलोंग वाई डायरेक्शन ये होता है। किसी भी पॉइंट के ऊपर जो उसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स और वाई वो हमारे पास ये होते हैं, और उसका जो पाथ है वो हमारे पास ये होता है। लेकिन हमें पता है, अब हमें ये पता चल गया कि इसका जो पाथ वो पैराबोलिक होगा, और हमें पता है कि अगर पाथ पैराबोलिक है तो पैराबोलिक के अंदर हमें पता है कि उसका कोई ना कोई वर्टेक्स भी होगा, उसकी कोई ना कोई लेटर सेक्टम भी होगी, कोई ना कोई उसकी डायरेक्ट्रिक भी होगी, कोई ना कोई उसका फोकस भी होगा, और कोई ना कोई इसकी इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी होगी। तो वो चीजें हमने इसके अंदर फाइंड आउट करनी है। जैसे बच्चों आप लोगों को पता है कि जैसे अगर हमारे पास इस टाइप का पैराबोला है, क्योंकि बच्चों अभी तक आप लोगों ने इस टाइप के पैराबोला पढ़ा है, जैसे ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो हमें पता है कि इसका जो वर्टेक्स है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, तो वो होता है 0 0। उसका ये जो फोकस है इसको हम बोलते हैं फोकस, तो कितना था 1,0। उसके बाद हमें पता है कि यहाँ से एक लाइन पास करती है फोकस से विच इज पैरेलल टू दिस, जो इसके पैरेलल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं डायरेक्ट्रिक, इसको हम क्या बोलते हैं लेटर सेक्टम बोलते हैं, लेटर सेक्टम, ये लेटर सेक्टम होती है। इसी तरह हमारे पास क्या होगा जितने डिस्टेंस पर वर्टेक्स से फोकस है उसके अपोजिट डिस्टेंस पर एक हमारे पास लाइन होती है इतनी डिस्टेंस पे, वो इसके पैरेलल होती है, इसको हम क्या बोलते हैं डायरेक्ट्रिक बोलते हैं। इसी तरह हमें पता है कि जैसे पैराबोला ऐसा है तो इसका ये जो लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं उसका इक्वेशन ऑफ एक्सिस बोलते हैं कि ये हमारे पास पैराबोलिक पाथ की क्या है एक्सिस है। तो ये चीजें हमारे पास होती है, लेकिन हम स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पता है। अब हम ये वाली फॉर्म डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास मान लो इस टाइप की कोई फॉर्म है x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एल वाई माइनस के, और हमें पता है कि जिसकी ओड पावर होती है हमेशा पैराबोला का जो मुंह है वो उसी की तरफ खुला होता है। जैसे कोई कहते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो हमें पता है यहाँ पर जो ओड पावर है वो किसकी है x की है, तो इसका मतलब इस टाइप का पैराबोला बनेगा, यानी जो मुंह है वो x एक्सिस की तरफ खुला हुआ है। जैसे अगर हम ये बोल दें y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4ax है, तो हमें पता है वो इस टाइप का पैराबोला होता है, या जो मुंह है वो माइनस y की तरफ खुला हुआ है। अगर इस तरह ये बोल दें x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, तो इस टाइप का पैराबोला बनेगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो मुंह है वो y की तरफ खुला हुआ है। अब इसी तरह अगर हम ये बोलते हैं x के इक्वल टू माइनस के 4ay, तो वो पैराबोला इस टाइप का बनेगा, ये जो मुंह है वो y की तरफ खुला हुआ है। लेकिन ये हमारे पास वो पैराबोलाज होते हैं जिनका वर्टेक्स 0 0 होता है,
लेकिन हमारे पास जरूरी नहीं है कि हमारे पास वर्टेक्स क्या हो 0 0 हो, क्योंकि वो कहीं भी पैराबोला बन सकता है। अब जैसे हमें दिखाई दे रहा है ये पैराबोला है, तो इसका मतलब इसकी जो एक्सिस है वो इस टाइप की होगी, तो वर्टेक्स कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, फोकस कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, वो सारी चीजें हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है। तो हम पहले क्या करते हैं कि इस पैराबोला की इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस टाइप की स्टैंडर्ड फॉर्म है x माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस के एल वाई माइनस के k, तो हमें पता है कि इसमें जो h और k होंगे वो हमारे पास क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। इसमें जो ये l होता है इसको हम क्या बोलते हैं, लेटर सेक्टर बोलते हैं। और अगर हमें h के बारे में पता है, k के बारे में पता है, l के बारे में पता है, तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फोकस मिलेगा। इस तरह y इजिकल टू k हमें पता है, l हमें पता है, तो हम इससे डायरेक्ट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अगर हमें x माइनस एच का अगर हमें x के बारे में पता है तो हम इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पैराबोला की इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो हम सब कुछ इजीली निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को उस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर चेंज कर देते हैं। अब चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि x जो है उसके अंदर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा x के अंदर। तो यहाँ पर x हमारे पास यहाँ है, तो इसको हम x के अंदर क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले x का जो कोफिशिएंट है उसको 1 कर दो। अब 1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फैक्टर से इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस फैक्टर से इसको क्या करो, डिवाइड करो। अब देखो हम डिवाइड कैसे करते हैं, इससे इसको डिवाइड कर दो तो यहां से आ जाए 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में y अपॉन में जी और ये आ जाएगा y इजिकल टू इस तरह यहां भी कर दो डिवाइड। तो यहां डिवाइड करें कितना आ गया, 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में जी इनटू में x टेंजेंट अल्फा माइनस से कितना हो गया, x स्क्वायर। यहां से हम अगर माइनस कॉमन ले लें तो याद आएगा माइनस कॉमन, तो ये कितना आ गया x स्क्वायर, तो उसको माइनस को यहां होगा x स्क्वायर माइनस ये कितना होगा 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, और ये जो टेंजेंट अल्फा इसको हम क्या लिख देंगे, sin अल्फा अपॉन में cos अल्फा। तो इसको हम लिख सकते हैं sin अल्फा अपॉन में cos अल्फा। cos अल्फा से cos अल्फा कैंसिल, तो यहां से बचेगा 2u स्क्वायर sin अल्फा cos अल्फा अपॉन में जी इनटू में x, ये होगा इजिकल टू यहां पर कितना है 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में कितना आ जाएगा g इनटू में y। तो हमारे पास ये होगा। अब हमें पता है कि अगर हमें x के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हम क्या करते हैं कि x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट ये है, उसका हम हाफ करते हैं। ठीक है, माइनस से किया तो यहाँ पर ये प्लस ये माइनस और यहाँ पर क्या था माइनस, तो x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करो, उसका स्क्वायर ऐड कर दो, उसका स्क्वायर क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहां से हमारे पास होगा x स्क्वायर माइनस के 2u स्क्वायर sin अल्फा cos अल्फा अपॉन में g इनटू में x प्लस इसका हाफ करो, हाफ करने मतलब ये हुआ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इसका हमारे पास ये होगा u स्क्वायर sin अल्फा cos अल्फा अपॉन में कितना होगा g इसका होल स्क्वायर। तो ये चीज हमने टर्म यहां भी ऐड कर दो और ये टर्म राइट हैंड साइड के अंदर भी ऐड कर दो। तो यहां से होगा माइनस के 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में g y प्लस ये कितना होगा u स्क्वायर sin अल्फा cos अल्फा अपॉन में g इसका होल स्क्वायर। तो ये टर्म हमने इस साइड भी ऐड कर दी और ये टर्म हमने उस साइड भी ऐड कर दी। अब देखना बच्चों ये क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी होगा x माइनस के u स्क्वायर sin अल्फा cos अल्फा अपॉन में कितना होगा g इसका होल स्क्वायर इजिकल टू a माइनस b का होल स्क्वायर इजिकल टू, यहां से हम क्या करते हैं जो कॉमन आता है कॉमन निकाल लो। तो क्या कॉमन आ रहा है माइनस, ये माइनस 2 यहां नहीं है तो 2 कॉमन निकालेंगे, उसका कितना आ गया u का स्क्वायर ये कितना होगा cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में g, ये कॉमन निकाल लो। तो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा y, 2 भी कॉमन निकाल लो, यहां 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये y माइनस के, ये माइनस के। अब ये कितना u की पावर 4 होगा, लेकिन हमने u स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो एक u स्क्वायर बचेगा, तो ये होगा u स्क्वायर।
फिर हमने क्या कर दिया, cos के अल्फा कॉमन निकाल लिया, तो हमने ये क्या बचेगा, साइंस के अल्फा अपॉन में, अब यहाँ पर g है, हमने g कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ g का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1g, तो ये हमारे पास g बच जाएगा। अब देखना ये जो फॉर्म है क्या वो इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, x माइनस के h है, तो h का जो काम है वो हमारे पास ये कर रहा है, x माइनस h इसका होल स्क्वायर इजिकल टू माइनस ये जो चीज है ये हमारे पास क्या l है, तो ये हमारे पास l होगी, उसके बाद y माइनस के k, तो k का जो काम है वो हमारे पास ये कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने h निकाल दिया, l निकाल दिया, k निकाल दिया, यानी इसको उस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अगर हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो हम इसकी हेल्प से इसके वर्टेक्स, लेटेक्स, सेक्टम, फोकस वगैरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसकी हेल्प से हमने ये चीज कॉमन निकाल की है इसके अंदर। अब यहां से हमने देखो इसके अंदर एक हमने 2 भी कॉमन निकाला है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो नीचे हमारे पास क्या आएगा 2g, तो ये 2g होगा। अब ये जो फॉर्म है वो उस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, यानी हमारे पास यहाँ होगा h इजिकल टू यू स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन में g, जो हमारे पास l है वो होगा 2u स्क्वायर कोस के अल्फा अपॉन में g, जो हमारे पास k होगा वो होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2g ये होगा। अब हम एक एक चीजें निकालते हैं, पहले हम निकालते हैं वर्टेक्स। तो हमें पता है जो वर्टेक्स है वो हमारे पास क्या होता है, h k, ये दिस इज इक्वल टू h के तो हमारे पास ये है, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा u स्क्वायर 2 sin अल्फा cos अल्फा sin 2 अल्फा अपॉन में 2g कोमा k हमारे पास ये होगा u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2g। तो ये हमने इसका वर्टेक्स फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट हम निकाल सकते हैं लेटस रेक्टम। अब हमें पता है जो लेटस रेक्टम वो क्या होती है, l होती है, और l की वैल्यू हमें पता है 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में g, तो ये हमारे पास ये। नेक्स्ट हम निकालते हैं इसके फोकस। अब जो फोकस है वो हमारे पास क्या होता है, h कोमा थर्ड हम निकालते हैं फोकस h कोमा k माइनस के l/4 यानी h। अब हमें h के बारे में पता है, h हमारे पास ये है 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो u स्क्वायर sin 2 अल्फा अपॉन में 2g कोमा k की जो वैल्यू हमारे पास कितना u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2g माइनस के l/4, तो इसका बाय 4 करेंगे तो इतना u स्क्वायर cos के अल्फा अपॉन में 2g, यानी यहां से हमारे पास होगा u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर 2 अल्फा अपॉन में 2g कोमा माइनस के u स्क्वायर अपॉन में 2g कॉमन निकाल दो। अगर हम माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2g यहां भी है, u स्क्वायर अपॉन में 2g यहां भी है, माइनस के साथ कॉमन निकाल दो, ये क्या हो जाएगा cos के अल्फा माइनस के sin स्क्वायर अल्फा, और वो हमें पता है क्या होता है cos ऑफ 2 अल्फा होता है, तो ये हमारे पास क्या होगा फोकस होगा u स्क्वायर sin स्क्वायर 2 अल्फा अपॉन में 2g माइनस u स्क्वायर cos 2 अल्फा अपॉन में 2g, इट इज द फोकस। तो ये हमने फोकस फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट्रिक। अब हमें पता है जो डायरेक्ट्रिक है वो हमारे पास क्या होती है, y इजिकल टू k की जो वैल्यू है वो हमें पता है, k की वैल्यू कितनी है u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2g प्लस k l/4 हमारे लिए है, तो ये कितना u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में 2g, ये होगा। दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, u स्क्वायर बाय 2g कॉमन आ जाएगा, तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा। इट इज द डायरेक्ट, तो डायरेक्ट की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g, तो ये हमने डायरेक्ट निकाल दी। नेक्स्ट हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी, x माइनस h इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू h, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ एक्सिस होगी। तो इसकी जो इक्वेशन ऑफ एक्सिस बनेगी वो क्या बनेगी, x इज इक्वल टू h, और h के बारे में हमें पता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वेशन ऑफ एक्सिस है, फिफ्थ इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो जो इक्वेशन ऑफ एक्सिस है वो हमारे पास क्या होगी, x इज इक्वल टू h, और h हमें ये पता है u स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो sin 2 अल्फा अपॉन में कितना होगा 2g, तो हमारे पास ये होगा।
तो ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन ऑफ एक्सिस होगी। तो ये हमारे पास क्या था, इसका आर्टिकल था कि इसके अंदर इसका पाथ पैराबोलिक होगा, और पैराबोलिक है तो क्या उसके वर्टेक्स होंगे, ठीक है, क्या उसका फोकस होगा, क्या उसकी लेटर सेक्टम होगी, क्या उसकी डायरेक्ट्रिक होगी, ये सारी चीजें हम इसके अंदर फाइंड आउट कर चुके हैं, कर सकते हैं। तो बच्चों आगे क्वेश्चनों के लिए तो मैं ये वर्टेक्स, लेटर सेक्टम, फोकस, ये चीजें याद होनी चाहिए। तो ये था हमारे पास का